समय की बात है। सुल्तानपुर गांव के पास एक रहस्यमय जंगल था, जहां जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। एक दिन जंगल ने गांव से फिर से एक इंसान को छीन लिया। ऐसे में डर और सन्नाटे के बीच एक निडर इंसान आगे बढ़ा, जिसका नाम था बिरजू। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या बिरजू उस रहस्यमय जंगल से जिंदा वापस लौट पाएगा? अरे मेरा बेटा अभी तक नहीं लौटा, उसके बिना मैं कैसे जीऊंगी? मैंने उसे बहुत रोका कि उस जंगल में मत जा, वो जंगल किसी को भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो नहीं माना। अब मैं क्या करूं? कोई तो मेरी मदद करो, मेरा बेटा, कोई तो उसे बचाओ। क्या हुआ काकी, क्यों रो रही हो? ब्रजेश कहाँ गया? कहीं वो उसी जंगल में तो नहीं चला गया? काकी, आपने उसे क्यों जाने दिया उस भयानक जंगल में? हाँ, वो उसी जंगल में चला गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। बोल रहा था जंगल से वो चंदन की लकड़ियाँ लेकर आएगा। चंदन की लकड़ियाँ बहुत महंगी बिकती है, उसे बेचकर वो अमीर बनना चाहता था। हाय मेरा बेटा। चिंता मत करो काकी, ये तो उसका रोज का ही नाटक है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो एक नंबर का डरपोक है। वो उस जंगल में जाएगा ही नहीं, कहीं और चला गया होगा। आप घर जाओ, वो कुछ देर में आ जाएगा। मुझे पता है इस बार वो जंगल ही गया है, वो मुझसे झूठ नहीं बोलता। न जाने उसे उस जंगल में ही क्यों जाना था। कोई तो मेरे बेटे को ढूंढ कर ला दो, मेरा वही एक सहारा है। मैं उसके बिना कैसे जीवन गुजारूंगी? अरे काकी, वो जंगल कोई साधारण जंगल नहीं है, एक रहस्यमय जंगल है। उस जंगल में किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं होती है। जो भी उस जंगल में गया है वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आया है। फिर भला ऐसे जंगल में ब्रिजेश को ढूंढने कौन जाएगा? आप भी घर जाओ, ईश्वर ने चाहा तो वो खुद ही घर आ जाएगा। अभी गांव के सभी लोग ब्रिजेश के बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी बिरजू वहां से गुनगुनाते हुए गुजर रहा था। ये शाम मस्तानी मदहोश किया जा। अरे, आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? काकी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? रात होने वाली है, रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं है। घर चलिए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बेटा उस जंगल से वापस नहीं आ जाता। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम लोगों को वापस जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं उसका इंतजार करूंगी जब तक वो वापस नहीं आ जाता। क्या ब्रिजेश भाई उस रहस्यमय जंगल में चले गए? जब उन्हें पता था कि वो जंगल कैसा है तो वो वहाँ क्यों गए? काकी, आपने उन्हें जाने क्यों दिया? बेटा, मैंने तो उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लालच ने उसे अंधा बना दिया। वो मेरी एक भी बात को सुनने को तैयार नहीं था। उसे तो उसके मन की ही करनी थी। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बिना मैं घर नहीं जाऊंगी। काकी, आप चिंता मत करो, मैं ब्रिजेश भाई को ढूंढकर वापस लाऊंगा। आप घर जाकर आराम करो, मैं भी देखता हूँ उस जंगल में ऐसा क्या है जो लोगों को वहीं कैद कर लेता है। अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है? मैं तुझे उस जंगल में नहीं जाने दूंगा। उस जंगल से कोई वापस लौट कर नहीं आता। मैं तुझे खोना नहीं चाहता। और अगर तेरी माँ मुझसे पूछेगी कि बिरजू कहाँ है तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? नहीं बिरजू, तू नहीं जा सकता उस भयानक जंगल में। पिताजी, ब्रिजेश भैया भी तो किसी की औलाद है ना, काकी उनके बिना जी नहीं पाएंगी। आप मुझे जाने दो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं ब्रिजेश भैया को वापस लेकर ही आऊंगा। आप माँ को समझा देना कि वो चिंता न करें। इतना कहकर बिरजू जंगल के लिए निकल पड़ता है। बिरजू जैसे ही जंगल में पहुंचता है। ये जंगल बाहर से देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसके अंदर एक खामोशी सी है। कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे ये जंगल किसी परेशानी में हो। अरे ये क्या? इस पेड़ से खून कैसे निकल रहा है? पेड़ से खून? ये कैसे हो सकता है? बिरजू उस पेड़ के पास जाकर उसे हाथ लगाने ही वाला था कि तभी उस पेड़ की जड़ें उसे जकड़ लेती है। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? खबरदार, मुझे हाथ लगाया तो तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। हमें साधारण पेड़ समझने की कोशिश मत करना। हमारी ये जड़ें तुम्हें एक ही पल में मौत के घाट उतार देंगी। आप गलत समझ रहे हो। मैं आपको या बाकी के पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने आया हूँ। मैं तो यहाँ अपने ब्रिजेश भैया को ढूंढने आया हूँ। वो इस जंगल में चंदन की लकड़ियाँ लेने आए थे। आपको पता है वो कहाँ मिलेंगे? कृपा करके आप मुझे उन तक पहुँचने का रास्ता बता दो। तुम एक इंसान को ढूंढने के लिए इस घने जंगल में आए हो, और वो भी अकेले? तुम कम उम्र के लगते हो। अभी तुमने दुनिया भी अच्छे से नहीं देखी है।
क्या तुम्हें अपनी जान जाने का डर नहीं लगता? नहीं, जान तो एक ना एक दिन जानी ही है। उससे पहले अगर ये जान किसी के काम आ सके तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मैं एक बूढ़ी माँ को वचन देकर आया हूँ कि मैं उसके बेटे को वापस लेकर ही आऊंगा। इसीलिए आप मुझे उनका पता बता दो। इतने छोटे होकर भी तुम बातें बहुत बड़ी करते हो। तुम ईमानदार होने के साथ साथ निडर भी हो। जिस भी इंसान ने लालच में मुझे काटने की कोशिश की, वो सब इस जंगल के अंदर बने तालाब में कैद हो गए। तुम मुझे अच्छे लगे और तुम इस जंगल को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हो। इसीलिए तुम अपने भाई को उस तालाब से निकाल सकते हो तो निकाल लो, नहीं तो क्या होगा? अगर मैं ब्रिजेश भैया को तालाब से नहीं निकाल पाया तो क्या होगा? बताओ मुझे, आप उनके साथ क्या करने वाले हो? कहीं आप उन्हें मार तो नहीं दोगे? मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। उसने जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिस कारण वो भी उस तालाब में कैद हो गया। अगर तुमने उसे निकालने में ज्यादा देर कर दी तो वो पानी में ही मर जाएगा। इसीलिए जल्दी जाओ और उसे बचा लो। बिरजू पेड़ पर जहाँ से खून निकल रहा था वहाँ गीली मिट्टी लगा देता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। फिर बिरजू आगे जंगल में चलने लगता है। जैसे जैसे वो अंदर जाता है, पेड़ और भी बड़े और डरावने से हो जाते हैं। ये जंगल तो सच में रहस्यमयी है। इसमें मुझे वो तालाब कहाँ मिलेगा? अरे, वो रहा तालाब, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। अब मैं ब्रिजेश भैया को कहाँ ढूंढूं? हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। कहीं उन्हें ढूंढने में मैं देर न कर दूं। उस पेड़ ने कहा था कि वो तालाब के अंदर कैद हैं। बिरजू इतना सोचकर तुरंत तालाब में कूद जाता है। अरे ये क्या? यहाँ अंदर तो जेल बनी हुई है और यहाँ तो बहुत से लोग हैं। ब्रिजेश भैया, आप कहाँ हो? मैं बिरजू आपको लेने आया हूँ। भैया, आप कहाँ हो? मुझे आवाज दो। कौन हो तुम और इस तालाब में क्या कर रहे हो? अरे, तुम्हारे हाथ में तो बेड़िया भी नहीं है। लगता है तुम्हें इस तालाब में कैद होने नहीं भेजा गया है। सच सच बताओ, यहाँ क्यों आए हो? नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों का होता है। मैं यहाँ कैद होने नहीं आया हूँ। मैं केवल अपने ब्रिजेश भैया को यहाँ से लेने आया हूँ। मुझे सुदर्शन पेड़ ने बताया है कि वो यहाँ है। क्या आप मुझे बता सकती हो कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे? अच्छा, तो तुम्हें सुदर्शन पेड़ ने भेजा है यहाँ। तुम्हारा भाई तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसे छुड़ाने के लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तभी तुम अपने भाई को यहाँ से ले जा सकते हो। ठीक है, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी भी कीमत पर ब्रिजेश भैया को यहाँ से ले जाना है। उनके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे बताओ, मुझे क्या करना है? मैं वो काम जरूर करूँगा। ये काम इतना आसान भी नहीं है। अगर तुम इस काम को नहीं कर पाए तो तुम अपने भाई को यहाँ से ले जाना तो दूर, खुद अपनी जान भी गवा दोगे। अब बताओ, अब भी तुम वो काम करने को तैयार हो? काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं। लेकिन क्या वो काम करने के बाद आप ब्रिजेश भैया को छोड़ दोगी? ये इस जंगल का नियम है कि जो भी इस जंगल के लिए अच्छा काम करता है, ये जंगल उसकी मदद करता है। इसलिए अगर तुमने अपना काम अच्छे से कर दिया तो तुम जो चाहो यहाँ से ले जा सकते हो। ठीक है, तो फिर बताओ मुझे क्या करना होगा? इस तालाब के पश्चिम किनारे पर गट्टू नाम का एक मगरमच्छ अपने परिवार के साथ रहता है। वो यहाँ की मछलियों और छोटे छोटे जीवों को खा जाता है। इसलिए इस तालाब में रहने वाले सभी जीव बहुत डरे हुए हैं। अगर तुमने इस मगरमच्छ को मार दिया तो तुम अपने भाई को यहाँ से ले जा सकते हो। ठीक है, मैं इस तालाब के जीवों को जरूर बचाऊंगा। क्या मैं इस जंगल में लगे पेड़ से कुछ फल तोड़ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बस ध्यान रहे कि पेड़ों को कोई नुकसान न पहुँचे। बिरजू अब जंगल में लगे हुए पेड़ से कुछ फल को तोड़ता है और उसे लेकर तालाब के किनारे मगरमच्छ के पास जाता है। क्या गट्टू मगरमच्छ आप ही हैं? इंसान, और यहाँ आज तो फिर दावत होगी। हाँ, मैं ही हूँ गट्टू मगरमच्छ। क्या चाहिए तुम्हें? जरा पास आकर बताओ। गट्टू भाई, मैं घर जा रहा था तो सोचा कुछ फल लेता जाऊं। तभी मुझे किसी ने बताया कि आपको भी स्वादिष्ट फल खाना बहुत पसंद है। इसीलिए मैं आपके लिए भी कुछ मीठे मीठे फल लाया हूँ। ये लीजिए, खाकर बताइए कैसे हैं। फल? ये फल अच्छे नहीं होते और इससे मेरा पेट भी नहीं भरता। मुझे तो खाने के लिए इंसान चाहिए, इंसान। अब तुम आ गए हो यहाँ तो जरा नजदीक आओ, तुम्हारा मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। अरे, पहले एक बार इन फलों को खाकर तो देखिए। अगर ये स्वादिष्ट नहीं लगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप मुझे खा लेना। ठीक है, अगर ऐसा है तो पहले मैं फल ही खा लेता हूँ, कुछ भूख तो कम होगी।
फिर आराम से तुझे खाऊंगा और कुछ मांस अपने परिवार के लिए भी ले जाऊंगा। गट्टू मगरमच्छ इतना कहकर वो फल खाने लगता है। वाह, ये तो इंसानों के खून से भी ज्यादा मीठे हैं। ये तुम्हें कहाँ से मिले? मुझे ये फल और चाहिए। इन मीठे मीठे फलों को मैं अपने परिवार को भी खिलाऊंगा। मेरी बीवी तो इन्हें खाकर बहुत खुश हो जाएगी। बता, कहाँ से मिले ये फल? अगर तूने इसका पता नहीं बताया तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। मगरमच्छ भाई, मैं आपको इन फलों के पास ले जा सकता हूँ। वहाँ के पेड़ में बहुत सारे फल लगे हुए हैं। आप जी भरकर फल खा सकते हैं और अपने परिवार को भी खिला सकते हैं। ये फल कभी भी खत्म नहीं होंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम है? मैं भला तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ? मुझे तो खाने और सोने के अलावा और कुछ नहीं आता। फिर मैं तुम्हारा क्या ही काम कर सकता हूँ? इस मोटे और भारी शरीर से कोई काम नहीं होता। नहीं नहीं, आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसमें मेहनत लगे। आपको बस इस तालाब को छोड़कर उस फल वाली जगह जाकर रहना होगा। उस जगह पर आप और आपका परिवार खुशी खुशी रह सकता है। फिर इस तालाब के लोग भी आपसे परेशान नहीं होंगे। वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं। तुमने अपनी चतुराई से मुझे इस तालाब से दूर करने का उपाय बना लिया। कहीं तुम्हें उस सुनहरी मछली ने मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा? हाँ, उसी ने मुझे भेजा है, लेकिन भाई मैं किसी की जान नहीं ले सकता। इसीलिए आपको ऐसी जगह बता रहा हूँ जहाँ आपको इससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा। वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। बस उस दिशा में जो जामुन का पेड़ है, वहीं आपको ऐसे मीठे फल मिल जाएंगे। इससे आप अपने परिवार का भी पेट अच्छे से भर सकते हैं। मैं यहाँ बस ब्रजेश भैया को इस तालाब की कैद से आजाद करवाने आया हूँ। कृपया आप मेरी मदद कीजिए। ठीक है, मैंने तुम्हें जुबान दी है, इसीलिए तुमने मुझे जो जगह बताई है मैं अब वहीं रहूंगा। आज से मैं इस तालाब के किनारे कभी नहीं आऊंगा और ना ही इस तालाब के जीवों को परेशान करूंगा। तुम जाओ, अब अपने भाई को बचा लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जब भी आपको मेरी जरूरत महसूस हो तो आप मुझे याद कर लेना। मैं हमेशा आपकी मदद करने आ जाऊंगा। इतना कहकर बिरजू अब उस तालाब की सुनहरी मछली के पास जाता है और गट्टू मगरमच्छ की सारी बात उसे बताता है। क्या तुमने उसे मारने की बजाय उससे सौदा कर लिया? क्या खूब तरकीब लगाई है तुमने। इससे काम भी हो गया और किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा। सुदर्शन पेड़ ने तुम्हें सही पहचाना था, इसलिए उसने तुम्हें यहाँ का पता दिया है। अब तो मैंने आपका काम कर दिया है, अब आपकी बारी है। जल्दी से ब्रजेश भैया को उस तालाब की कैद से आजाद कर दो। आपका बहुत उपकार होगा मेरे ऊपर। उनकी माँ बहुत दुखी हैं, कहीं वो इस दुख में अपनी जान ना दे दें। अपने वादे के अनुसार सुनहरी मछली ब्रजेश को आजाद कर देती है। मैंने मेरा वादा पूरा किया, अब तुम इसे लेकर यहाँ से जा सकते हो। लेकिन ये याद रखना, अगर फिर से किसी ने भी इस जंगल को नुकसान पहुँचाने की जरूरत की तो वो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। मुझे माफ कर दो, मैं लालची बन गया था। उस लालच के सामने मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी माँ ने भी मुझे बहुत रोका था, पर मैंने उनकी बात भी नहीं मानी। अब मैं किसी भी हरे भरे पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे माफ कर दो। बिरजू, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ये लो जंगल की जादुई छड़ी, इसे अपने साथ ही रखना। इसकी मदद से तुम इस जंगल में कभी भी कहीं भी आ जा सकते हो, लेकिन इसका इस्तेमाल भले कामों के लिए ही करना, नहीं तो ये छड़ी वापस मेरे पास आ जाएगी। शुक्रिया, मैं आपको वचन देता हूँ कि अब से कोई भी इस जंगल को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बल्कि मैं इस जंगल की रखवाली खुद करूँगा। अब से गांव के सभी लोग इस जंगल की रखवाली करेंगे और केवल जरूरी काम से ही इस जंगल की चीजों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ के जानवरों को नहीं मारेंगे। लेकिन मैं आपसे एक और विनती करता हूँ कि आप ब्रजेश भैया के साथ ही तालाब के और लोगों को भी आजाद कर सकती हैं। मैं मानता हूँ कि उनसे गलती हुई है, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि उनसे या गांव वालों से अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें छोड़ दें। उनका भी परिवार है, उनकी भी माँ बहनें और पिता हैं जो उनका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बिरजू, तुम एक भले इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर सबको आजाद करती हूँ। अब सुनहरी मछली खुश होकर तालाब में कैद सभी लोगों को आजाद कर देती है और खुद तालाब में कहीं गायब हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बिरजू भैया, तुमने हम सबको आजाद करवाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बिरजू, तुमने हम सबको आजाद करवाया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। ब्रजेश भैया जल्दी चलो, आपके बिना काकी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वो इसी जंगल के किनारे कब से बैठी हुई हैं।
कुछ खा भी नहीं रही हैं। आपको देख लेंगी तो उन्हें सुकून मिल जाएगा। हाँ बिरजू, जल्दी चलो, मुझे भी अब इस जंगल में नहीं रहना। तुम अगर ना आते तो मैं तो यहाँ मर ही जाता। तुम्हारा मैं कैसे शुक्रिया करूँ मुझे नहीं पता। तुम यहाँ मेरे और इन सभी लोगों के लिए फरिश्ता बनकर आए हो। अब जल्दी चलो, ये सभी बातें तो बाद में भी कर सकते हैं। हमें जल्दी से इस जंगल से बाहर निकलना होगा। इस रहस्यमयी जंगल में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। बिरजू अब ब्रिजेश और बाकी सबको लेकर जंगल के बाहर आ जाता है। गांव के सभी लोग उन सबको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। काकी, देखो आपका बेटा वापस आ गया। बिरजू उसे ले आया, ना केवल ब्रिजेश को बल्कि गांव के लोगों को भी। इस गांव में पहली बार ऐसा हुआ है कि उस जंगल से कोई वापस लौटा है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है काकी। मेरा बेटा ब्रिजेश, तू आ गया। कितना रुका था तुझे बच्चा उस जंगल में, पर तू सुनता कहाँ है किसी की। कभी सोचा है कि तेरे बिना मैं कैसे रहती? कौन है मेरा तेरे सिवा? उसके बाद भी तू चला गया। हाँ माँ, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और अब मेहनत करके ही कमाऊंगा। कभी लालच नहीं करूंगा। माँ, आज बिरजू नहीं होता तो मैं उस जंगल से कभी बाहर नहीं आ पाता। बिरजू, तेरे जैसा बेटा सबको मिले। आज तूने एक माँ की मदद की है। ईश्वर तेरी हर इच्छा पूरी करे। आज तूने मुझे नया जीवन दे दिया है। आज से मेरे एक नहीं दो बेटे हैं। काकी, ये तो मेरा फर्ज था और ये गांव भी तो अपना ही है। हम सबको मिलकर सभी की मदद करनी चाहिए और आज से हम उस जंगल की भी रखवाली करेंगे। अब वहाँ से कोई गायब नहीं होगा। बेटा, तुम्हारे हाथ में ये छड़ी कैसी है? कुछ अलग सी दिख रही है। ये कहाँ से मिली तुम्हें? तुम जब जंगल गए थे तो तुम कुछ भी नहीं लेकर गए थे। पिताजी, ये एक जादुई छड़ी है, उस जंगल ने मुझे दी है। इससे मैं उस जंगल की और गांव के लोगों की मदद कर सकता हूँ। आज से हम उस जंगल को अपना परिवार मानेंगे। अब सभी गांव वाले उस रहस्यमय जंगल की रक्षा करने लगते हैं। जंगल भी गांव की सभी जरूरतों को पूरा करने लगता है। सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से गांव वालों ने सीखा कि लालच विनाश लाता है, जबकि दया, बुद्धि और साहस हर मुश्किल का समाधान बनते हैं। बिरजू ने साबित कर दिया कि जो इंसान प्रकृति की रक्षा करता है, प्रकृति हमेशा उसकी रक्षा करती है। एक समय की बात है। सुमेरपुर नामक राज्य के एक छोटे से गांव में होशियार चंद नाम का एक चतुर ठग रहता था। होशियार चंद्र इतना चतुर था कि कोई भी उसकी बातों में आ जाता था। अपनी इस कुशलता के चलते वो लोगों से अपने काम निकलवा लिया करता था और इसी तरह से वो पैसे कमाया करता था। होशियार चंद्र जी, होशियार चंद्र जी। क्या हुआ राकेश, क्यों चिल्ला रहे हो? सब ठीक तो है ना? आप यहाँ आराम से बैठे हैं। आपको पता भी है गांव में क्या हुआ है? क्या हुआ है गांव में? वो जो कलुआ का खेत है ना, वहाँ पर पत्थर ही पत्थर निकले हैं। इतने पत्थर तो गांव में देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? पत्थर हैं, कोई पहाड़ तो नहीं। हटा दो। भाई जी, आपको पता नहीं है क्या? अगर किसी के खेत में पत्थर निकलते हैं तो उसका खेत खेती करने लायक नहीं रहता। फिर वो खेत पर कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, फसल अच्छी नहीं होगी। बेचारा अब खेती कैसे करेगा? कलुआ खेती नहीं करेगा तो जरूर अपना खेत बेच देगा। इससे पहले कोई और उसका खेत खरीद ले, मैं ही उससे ले लेता हूँ। क्या हुआ भाई जी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, चलो ठीक है, मैं भी कलुआ से मिल आता हूँ। अब होशियार चंद्र कलुआ के खेत पर जाता है। कलुआ खेत में उदास होकर बैठा था। कलुआ, उदास मत हो, पत्थर ही तो निकले हैं, हट जाएंगे। इतनी चिंता क्यों करते हो? अब क्या करूं भाई जी? सोचा था इस बार अच्छे से खेती करूंगा तो पैसे भी आएंगे, जिससे जो उधारी है वो चुक जाएगी। पर भगवान को ये मंजूर नहीं था। मेरे ही खेत में ये पत्थर आने थे। अब मैं क्या करूंगा? अच्छा, तो तुम्हें पैसों की जरूरत है। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी इन पैसों की परेशानी को दूर कर सकता हूँ। भाई जी, आप कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे पास तो इस बंजर खेत के अलावा देने को कुछ भी नहीं है। देख कलुआ, ये तो सही है कि तेरा खेत अब किसी काम का नहीं है, तो तू इसे मुझे दे दे। बदले में मैं तुझे इसी खेत पर काम पर रख लूंगा। उससे जो पगार मिलेगी उससे तेरा घर भी चलने लगेगा। भाई जी, आप बात तो सही कह रहे हैं, पर अब ज्यादा मत सोच। कल मेरे घर आकर जमीन के कागज दे जाना और कल से काम भी शुरू कर देना। भाई जी, ये खेत तो किसी काम का नहीं रहा।
तो आप इस खेत में क्या करवाने वाले हैं? इस खेत से जो पत्थर निकल रहे हैं मैं उन्हें दूसरे गांव में बेचूंगा। ठीक है भाई जी। इस तरह होशियार चंद्र कलुआ से कम दाम में खेत लेकर अपना व्यापार शुरू कर लेता है। होशियार चंद्र को जहाँ भी फायदा नजर आता वो लोगों को अपनी जाल में फंसाकर किसी तरह से ठगी किया करता था। एक दिन किसान बंसी होशियार चंद्र के पास आता है। भाई जी। क्या हुआ बंसी? भाई जी, मेरा एक बैल बहुत बीमार है और फसल खेत में लगी हुई है। जल्दी ही नहीं काटा तो बर्बाद हो जाएगी। मुझे एक नया बैल खरीदने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है। आप मदद कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है बंसी, बताओ कितने रुपए चाहिए तुम्हें? 10,000 मिल जाते तो अच्छा रहता भाई जी। बीमार बैल का भी इलाज करवा लेता। 10,000 तो बहुत होते हैं बंसी। मैं तुम्हें ये रुपए दे दूंगा, लेकिन तुम्हें बदले में कुछ सामान मुझे देना होगा। भाई जी, मेरे पास ऐसा कुछ तो है नहीं कि मैं दे सकूं, लेकिन हाँ, घर पर एक पुराना बर्तन है जो मेरे दादा परदादा के समय का है। अच्छा, तो फिर ले आना उसे, देखते हैं कैसा है वो। अब बंसी घर जाकर वो बर्तन लेकर आता है। ये देखिए भाई जी, दिखने में कुछ खास तो नहीं है, पर वजन बहुत है इसका। होशियार चंद्र जैसे ही उस बर्तन को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे वाह, ये बर्तन तो चांदी का है और इसमें हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। लगता है बंसी को इसकी सही कीमत नहीं पता है। इसी मौके का फायदा उठाता हूँ। ठीक ही दिख रहा है ये बर्तन। चलो, मैं इसे गिरवी रख लेता हूँ। इसे काफी समय से काम में नहीं लिया गया है, इसीलिए काला पड़ गया है और इसमें पता नहीं कैसे पत्थर लगे हुए हैं, जिस कारण भारी भी बहुत है। मेरे दादा परदादा कहा करते थे इसे संभाल कर रखना, इसीलिए अभी तक ये मेरे पास ही था। ठीक है बंसी, ये लो 10,000 रुपए। मैं तुमसे ये बर्तन खरीद लेता हूँ। अब तुम्हें मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई जी, वैसे भी ये बर्तन मेरे किसी काम का नहीं था। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि होशियार चंद्र के पास एक ऐसा बर्तन है जिसमें हीरे जवाहरात लगे हुए हैं और उसकी कीमत बहुत है। बंसी को भी इस बात का पता चलता है तो वो समझ जाता है कि होशियार चंद्र ने उसे ठग लिया है। होशियार चंद्र ने मेरे साथ धोखा किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बंसी अब सुमेरपुर के राजा भानचंद्र जी के दरबार में जाता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, मेरा नाम बंसी है, मैं चंदनपुर गांव में रहता हूँ। महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। बोलो, क्या इंसाफ चाहिए तुम्हें? महाराज, मेरे गांव में होशियार चंद्र नाम का एक आदमी रहता है, उसने मेरे साथ ठगी की है। मुझे इंसाफ चाहिए महाराज, इंसाफ। मंत्री जी, होशियार चंद्र को यहाँ बुलाया जाए। थोड़ी देर में दरबार में होशियार चंद्र आ जाता है। महाराज की जय हो। होशियार चंद्र, क्या तुमने बंसी को ठगा है? नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैंने तो इसे 10,000 रुपए दिए हैं जो इसी ने मांगे थे। महाराज, मुझे इन्होंने रुपए तो दिए हैं, लेकिन जो उस बर्तन की कीमत थी वो नहीं मिली महाराज। बंसी और होशियार चंद्र अब एक एक करके अपनी सारी बात महाराज को बता देते हैं। महाराज, अब आप ही बताइए, अगर ये उस समय मुझसे उस बर्तन की कीमत मांगता तो मैं इसे देता या ना देता, लेकिन बंसी ने मुझे केवल 10,000 रुपए ही मांगे जो मैंने इसे दे दिए थे। फिर मैंने ठगी कैसे की? महाराज, मुझे उस समय बर्तन की कीमत नहीं पता थी, लेकिन ये तो जानते थे ना बर्तन की कीमत, तो इन्होंने मुझे उस समय बताया क्यों नहीं? मामला गंभीर है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। इस मामले पर 3 दिन के बाद फैसला होगा, तब तक वो बर्तन राज दरबार में रखा रहेगा। महाराज, आप जब भी बोलेंगे मैं उस बर्तन को अपने साथ ले आऊंगा। उसे राज दरबार में रखने की क्या जरूरत है? नहीं, जब तक फैसला नहीं होता वो बर्तन राज दरबार में ही रहेगा। अब जैसे ही उस बर्तन को राज दरबार में लाया जाता है, राजा भानचंद्र भी हैरान होकर देखने लगते हैं, क्योंकि वो बर्तन कोई साधारण बर्तन नहीं लग रहा था। 3 दिन के बाद फैसला सुनाया जाएगा, तब तक के लिए आप सभी अपने अपने घर जा सकते हैं। अब सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। सुमेरपुर में ये बात तेजी से फैल जाती है कि 3 दिन बाद उस बर्तन का फैसला होने वाला है। वो बर्तन तो होशियार चंद्र भाई को ही मिलेगा,
क्योंकि बंसी ने जितने पैसे मांगे थे वो तो उन्होंने उसे दे ही दिए थे ना। पैसे दिए थे तो क्या, जितने का वो बर्तन है उतने तो नहीं दिए ना। देखना, महाराज का फैसला तो बंसी के पक्ष में ही सुनाया जाएगा। ये तो 3 दिन बाद ही पता चलेगा कि फैसला किसके पक्ष में जाता है। उधर राजमहल में राजा भानचंद्र एक गहरी सोच में बैठे हुए थे। महाराज की जय हो। क्या हुआ महाराज, आप चिंतित क्यों हैं? मैं जानता हूँ कि होशियार चंद्र ने ठगी की है, लेकिन उसने रुपए भी दिए हैं, तो इस मामले में सही फैसला कैसे होगा, यही सोच रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं महाराज, मेरे मन में भी कुछ विचार आ रहा है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहूँ। हाँ मंत्री जी, कहिए क्या बात है। महाराज, सही फैसला करने के लिए हमें सबसे पहले उस बर्तन की सही कीमत जाननी होगी। तभी हमें पता चल सकता है कि होशियार चंद्र ने बंसी को सही रुपए दिए हैं कि नहीं। मंत्री जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बर्तन का सही दाम पता करने के लिए हमें चंद्रगढ़ जाना होगा। आप चंद्रगढ़ जाने का इंतजाम कीजिए, हम कल सुबह ही वहाँ चलेंगे। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी, हम वहाँ एक साधारण नागरिक बनकर ही जाएंगे, इस बात का भी ख्याल रहे। जी महाराज, ऐसा ही होगा। अगली सुबह राजा भानचंद्र और मंत्री जी भेष बदल कर उस बर्तन के साथ चंदनगढ़ पहुँचते हैं। जरा सुनिए, हम दूर गांव से आए हैं, हमें हमारा सामान बेचना है। आप किसी अच्छे व्यापारी को जानते हैं क्या? हाँ हाँ, यही पास में सुखी राम नाम का एक व्यापारी रहता है। आप उसे अपना कोई भी कीमती सामान बेच सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजा भानचंद्र और मंत्री जी अब सुखी राम की दुकान पर पहुंचते हैं। क्या ये सुखी राम की दुकान है? हाँ हाँ, कहिए। जी, हम पास के गांव से आए हैं, हम इस बर्तन को बेचना चाहते हैं। ये तो चांदी का बर्तन है। हाँ, हमें रुपयों की बहुत जरूरत है। इसका क्या दाम होगा? इसके मैं आपको 30,000 रुपए दे सकता हूँ। लेकिन हमें तो 50,000 रुपए की जरूरत है। अगर आप इतने में इस बर्तन को ले लेंगे तो अच्छा होगा। नहीं भाई, इतने तो मैं नहीं दे सकता, आप कहीं और जाकर देख लो। मंत्री जी और राजा अब सुखी राम की दुकान से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिलता है। काका, यहाँ कोई अच्छा व्यापारी है क्या जो हमें इस बर्तन के अच्छे दाम दे सके? वो सुखी राम है ना, आप उसके पास जा सकते हो। हम उसी के पास से आ रहे हैं। वो बर्तन की सही कीमत नहीं दे रहा है। और कोई दूसरा है क्या इस गांव में? फिर तो गिरधारी है। गांव में जो पीपल का पेड़ है ना, उसके पास उसकी दुकान है। शुक्रिया काका। मंत्री और राजा भानचंद्र अब गिरधारी की दुकान पर पहुंचते हैं। हमें हमारा ये बर्तन बेचना है, इसकी क्या कीमत दोगे? गिरधारी बर्तन को अच्छी तरह से देखते हुए कहता है, ये बर्तन चांदी का है, इसीलिए मैं आपको 80,000 रुपए तक दे सकता हूँ। अच्छा, क्या ये इससे ज्यादा में नहीं बिक सकता? नहीं भाई, इसकी जितनी कीमत मैं दे रहा हूँ, इससे ज्यादा कीमत तो कोई आपको नहीं देगा। शुक्रिया। अब राजा भानचंद्र और मंत्री जी दोनों उस बर्तन को लेकर महल वापस आने लगते हैं। मंत्री जी, कुछ देर के लिए हम इस पेड़ के पास रुकते हैं, थोड़ा विश्राम करके ही आगे चलेंगे। ठीक है महाराज, आइए बैठते हैं। अब राजा भानचंद्र और मंत्री जी दोनों पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक साधु महाराज आते हैं। बालक, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आपके पास पानी मिलेगा? जी साधु महाराज, आइए बैठिए। मंत्री जी, इन्हें पानी दे दीजिए। साधु महाराज, क्षमा कीजिए, मगर इसमें बहुत कम पानी है, शायद ही इससे आपकी प्यास बुझ पाएगी। अगर आप थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं तो मैं आपके लिए कहीं से पानी लेकर आ सकता हूँ। साधु महाराज अब चारों तरफ अपनी नजर घुमाते हैं। उन्हें वो चांदी का बर्तन दिखता है। उस बर्तन को देखकर साधु महाराज हंसने लगते हैं। साधु महाराज, क्या आपको मेरी बातों पर हंसी आ रही है? नहीं, मेरी हंसी की वजह कुछ और है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसमें पानी कम है ना? जी साधु महाराज, इसमें जितना भी पानी है उसे इस चांदी के बर्तन में डालकर मुझे दे दो।
ये लीजिए साधु महाराज। अब साधु महाराज उस चांदी के बर्तन से पानी पीने लगते हैं। ये क्या, पानी तो बहुत कम था, फिर ये पानी खत्म क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ महाराज, पानी तो खत्म ही नहीं हो रहा है, ये कैसा चमत्कार है? अब दोनों ही साधु महाराज को हैरानी से देखने लगते हैं। ये लीजिए, इसमें और पानी बचा है, आप लोग भी पानी पी सकते हैं। साधु महाराज, आप कोई सिद्धि बाबा लगते हैं। आपका ये चमत्कार देखकर हम तो हैरान हैं। ये मेरा चमत्कार नहीं है, ये तो इस बर्तन का कमाल है जो आपके पास था। इस बर्तन का? ऐसा क्या है इस बर्तन में? कृपा करके हमें बताइए। ये जो बर्तन आपके पास है, ये कोई साधारण बर्तन नहीं है। इस बर्तन में आप जो भी चीज डालोगे वो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन क्या साधु महाराज? इस बर्तन से केवल लोगों के भले के लिए ही काम लेना होता है। अगर कोई लालचावश इसका इस्तेमाल करता है तो ये केवल एक बर्तन की तरह ही काम करेगा। अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पानी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। महाराज, इसके बारे में तो बंसी को भी नहीं पता होगा, और अगर ये बात होशियार चंद्र को पता चल गई तो होशियार चंद्र ये बर्तन कभी किसी को नहीं देगा। याद रहे, इस बात की जानकारी अभी किसी को भी ना हो। समय आने पर ही इस बात का पता चलेगा। महाराज, फिर तो इस बर्तन की कीमत और भी ज्यादा हो जाएगी। इस बात को जानने के बाद इसका फैसला करना तो और ज्यादा कठिन हो गया है। जी महाराज, अब हम क्या करेंगे? अब कल रात दरबार में ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। अगले दिन सुमेरपुर के सभी लोग राज दरबार में पहुंचते हैं, क्योंकि सभी राजा के फैसलों को सुनना चाहते थे। हाँ तो बंसी। जी महाराज। क्या तुम अपने इस बर्तन को बेचना चाहते हो? महाराज, ये बर्तन पुरखों की निशानी है। मैं इसे बेचना तो नहीं चाहता, पर मुझे रुपयों की जरूरत है, जिस कारण मैंने इसे बेचा था। पर महाराज। पर क्या बंसी? बर्तन तो हाथ से चला ही गया, साथ ही इसकी सही कीमत भी नहीं मिली। बस इसी का दुख है महाराज। होशियार चंद्र। जी महाराज। इस बर्तन की कीमत करीब 80,000 रुपए है। क्या तुम इस बर्तन के सही रुपए बंसी को दे सकते हो? क्षमा करें महाराज, पर मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। अगर ये उस समय भी 80,000 रुपए मुझसे मांगता तो मैं मना कर देता। होशियार चंद्र, तुम्हें ये बर्तन केवल 10,000 रुपए में मिला है। अगर मैं तुम्हें 70,000 रुपए दे दूं तो क्या तुम ये मुझे दे दोगे? क्यों नहीं महाराज, ये आपका ही है। मंत्री जी, 80,000 रुपए लाइए। ये लीजिए महाराज। इसमें से 70,000 रुपए होशियार चंद्र को दे दीजिए। जी महाराज, और बाकी के 10,000? इसे बंसी को दे दीजिए, और साथ ही उसका ये बर्तन भी उसे वापस कर दीजिए। महाराज क्षमा करें, लेकिन ये बर्तन आपका हुआ, मैं इसे नहीं ले सकता। होशियार चंद्र से खरीदने के बाद ये बर्तन हमारा है। अब हम इसे किसी को भी नहीं दे सकते हैं। तुमने कहा था कि ये तुम्हारे पुरखों की निशानी है, इसीलिए इसे अपने पास ही रखो। और हाँ, इस बर्तन को इस्तेमाल करना शुरू कर दो। महाराज की जय हो। महाराज, आप जैसा राजा सभी को मिले। अब राज दरबार के सभी लोग राजा की जय जयकार करने लगते हैं। सभी राजा के इंसाफ से खुश थे। अब सभा खत्म होती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। क्या हुआ मंत्री जी, आप इतनी हैरानी से हमें क्यों देख रहे हैं? महाराज, उस बर्तन को आपने बंसी को दे दिया, लेकिन उसे तो उसके बारे में पता ही नहीं है, और आपने उसे बताया भी नहीं। अभी तक बंसी ने उस बर्तन का इस्तेमाल नहीं किया था, अब वो उसका इस्तेमाल करेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। महाराज, आप कब क्या करने वाले हैं ये कोई नहीं जानता। उधर बंसी अपने घर में जाता है और अपनी पत्नी को बर्तन देकर उसमें खाना डालने को कहता है। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। अब बंसी उस बर्तन से खाना निकाल कर खाने लगता है। थोड़ी देर बाद, ये क्या जी, आपने कितना कम खाना खाया है? नहीं नीलू, मैंने तो अच्छे से खाना खाया है। ये देखिए, बर्तन में उतना ही खाना है जितना मैंने आपको दिया था। हाँ, इसमें तो उतना ही खाना है,
पर मैंने खाना पेट भर के खाया है। ये कैसे हो सकता है जी? शायद ये हमारा बर्तन नहीं है, महाराज ने हमें कोई दूसरा बर्तन दे दिया है। मैं कल ही उन्हें ये बर्तन वापस कर देता हूँ। लेकिन इसे वापस करने की क्या जरूरत है जी? ये तो अच्छी बात है ना कि अब खाना कभी खत्म ही नहीं होगा। इसे रहने दीजिए, इससे हमारा ही फायदा है। नहीं नीलू, जो हमारा नहीं है हम उसे नहीं रख सकते। दूसरे दिन बंसी राज दरबार में जाता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बंसी तुम, अब क्या हुआ? महाराज, ये बर्तन शायद बदल गया है, ये हमारा बर्तन नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो बंसी? बंसी अब महाराज को सारी बात बताता है। बंसी, ये बर्तन तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें इसे इस्तेमाल करने के लिए कहा। अच्छा, तो अब मैं समझा, तभी मेरे पूर्वज इसे मुझे अपने साथ रखने के लिए कहा करते थे। हाँ बंसी, और मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम इस बर्तन को यहाँ लाने की बजाय खुद भी रख सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम ही इस बर्तन के सच्चे हकदार हो। धन्यवाद महाराज। बंसी अब उस बर्तन से सभी गांव वालों की मदद करने लगता है। कुछ दिन में ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि वो बर्तन जादुई है। जब होशियार चंद्र को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाता है कि इस बार उसकी ठगी उसी पर उल्टी पड़ गई।